देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के बलिया में खेतों में आग लगने से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बलिया सदर तहसील के धनौती धुरा गांव में गेहूं की फसल में आग लगने से करीब दर्जन भर गांवों की करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन इससे करीब दर्जन भर किसानों की फसल के नुकसान होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के जिन्हा गांव में खेत में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। आग लगने से खेतों में लहलहाती फसल जलकर राख हुई और आग की वजह से किसानों को लाखों के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जंगलों में इस बार भयानक आग लगी हुई है। पिछले साल इस आग में राज्य के जंगलों का करीब 172 हेक्टेयर चपेट में आया था, जबकि इस साल अब तक 1290 हेक्टेयर इलाके में आग लग चुकी है। लगातार कई इलाकों में जंगल दिन रात धधक रहे हैं। इस आग में उत्तराखंड की वन्य संपदा का भयानक नुकसान हुआ है। बीते 48 घंटे में जंगलों में 40 से ज्यादा जगहों पर आग लगी है और इस तरह राज्य में अब तक आग लगने की घटनाएं करीब 1000 को छूने वाली हैं। आमतौर पर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं फरवरी से जून में ज्यादा सामने आती थी, जिसमें सबसे ज्यादा घटनाओं की अगर हम बात करें तो वो मई और जून के महीने में आती थी। लेकिन इस बार सर्दियों में बीते नवंबर से ही जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। जानकारों के मुताबिक इसकी एक वजह तो यह है कि सर्दियों में इस बार बारिश काफी कम हुई है, जिससे जंगल काफी सूखे हुए थे, यानी शुष्क थे। इसकी वजह से छोटी सी आग भी बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो गई। आग लगने की अधिकतर घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय गतिविधियां ही रहती हैं। उत्तराखंड के वन विभाग के पास 174 वॉच टावर और 1447 स्टेशन हैं जो आग की घटनाओं पर निगाह रखते हैं और उन्हें बुझाने में जुटते हैं, लेकिन ये संख्या आग के सामने काफी नाकाफी दिख रही है। वन विभाग के मुताबिक 12,000 से ज्यादा लोगों को आग बुझाने की घटनाओं में लगाया गया है। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनों में आग के मुद्दे पर आज एक आपात बैठक भी बुलाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर फोन पर बात की। आग बुझाने के लिए केंद्र से मदद भी मांगी। बनागनी की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 0 पॉइंट ब्रिज के पास पाटीदार अस्पताल की पहली मंजिल पर आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड में कल आग लगी। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची, मरीज यहां वहां भागने लगे, जिसमें 4 मरीज आग की चपेट में भी आ गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक खराब पंखे को ठीक करने के दौरान यह आग लगी बताई जाती है। अब खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां सीमा सड़क संगठन ने मलारी रिमखिम दर्रे की 40 किलोमीटर की दूरी वाले रास्ते को ठंड के पूरे मौसम में खुला रखा। इस अभियान को पहले कभी नहीं किया गया था और इस उपलब्धि ने दूर दराज के इलाकों में गांवों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की। मलारी रिमखिम पास में 15 से 20 फीट बर्फ के साथ बड़ी संख्या में हिमस्खलन वाले क्षेत्र हैं। कई खतरनाक मोड़ भी हैं इस रास्ते पर, जिसके बाद भी बीआरओ ने बेहतरीन काम किया। बिहार के मधुबनी में पिछले सोमवार को एक परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मृतक परिवार वालों का कहना है कि अभियुक्त को न केवल राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, बल्कि पुलिस भी उसे बचा रही है। इस बीच बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने माना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तालाब में मछली मारने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ
उसने हिंसक रूप ले लिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पीड़ित परिवार का तो कहना है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्री ये कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है। क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी? फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए शशांक, ये जो मामला है काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि सारे मृतक जो हैं वो एक ही जाति राजपूत जाति के हैं और जो मारने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण जाति के हैं। और ये जो मामला है इसके कारण जो है पूरे बिहार का किसी भी दल के राजपूत जाति के नेता हों वो आजकल मधुबनी जाते हैं, पीड़ित परिवार वालों से मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि आपके जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सच यह भी है कि जो प्रवीण झा हैं उनका बीजेपी के नेताओं से काफी वो करीबी रहे हैं। बीजेपी की जो स्थानीय राजनीति रही है उसमें वो काफी सक्रिय भी हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो बजरंग दल के वहां पर कन्वीनर है, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि प्रवीण झा का राजनीतिक ऐसी पहुंच थी जिसके कारण जो है इस पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को उन्होंने दलित एक्ट में पिछले 6 महीने से जेल भिजवा दिया था, जो अब सच सामने आ रहा है। और इस संबंध में कुछ पुलिस वालों के खिलाफ भी एक जो वहां पर स्थानीय एक इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन ये मामला कुछ इससे कहीं अधिक जान पड़ता है और लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि जो भी हुआ है, जो घटना हुई है दिन दहाड़े अगर आपको ऑटोमेटिक राइफल से अगर मार दिया जाए तो ये दर्शाता है कि उस जिले में जो है लोगों का मन कितना बढ़ा हुआ है। खासकर जो अपराधी है, अपराधी घटना को अंजाम देके चला जाता है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद शशांक एक एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन इस एसआईटी का सच यही है कि 1 सप्ताह आज होने को आए, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त हैं या उसके अलावा भी जो अभियुक्त हैं वो जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 8-9 लोगों के गिरफ्तारी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह नहीं मालूम है कि ये कौन लोग हैं, क्या इनकी भूमिका थी। शशांक, शुक्रिया मनीष, इसके कई अहम पहलू और विस्तार से आपने बताया। कहीं ना कहीं एक अहम बात के अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं और कुछ इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कोई ना कोई उनका राजनीतिक कनेक्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से लाने के लिए 100 पुलिस वालों की टीम के बांदा से रोपड़ रवाना होने की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस को यूपी पुलिस को सौंपना है। करीब 2 साल से पंजाब पुलिस वहां के एक रंगदारी मामले में यूपी से पंजाब उसे ले गई थी। तब से मुख्तार सेहत खराब होने के नाम पर पंजाब जेल में है। इस मामले में लंबे समय से यूपी और पंजाब सरकार के बीच तनातनी चली। यूपी सरकार ने मुख्तार को पंजाब से लाने की 13 बार कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। यूपी सरकार का कहना है कि मुख्तार पर कई जिलों में केस चल रहे हैं, जिसके लिए उसका यूपी आना जरूरी है। मुख्तार के करीबी लोगों की दलील है कि जब इस तरह के मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है तो यूपी सरकार उसे किस मकसद से यहां लाना चाहती है। अब खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। कई थानों की पुलिस ने मिलकर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों पर शाहबाद तहसील के गांव कशनपुरा में डीजे बंद कराने गई पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। चौकी इंचार्ज को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पुलिस ने 40 नामजद और 200 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में जींद में किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत की। इस महापंचायत में केजरीवाल ने किसानों का समर्थन कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की बात दोहराई है और कहा है कि वो किसानों के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें किसान आंदोलन के समर्थन का खमियाजा भुगतना पड़ा। आंदोलन का समर्थन करने के चलते ही केंद्र सरकार दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाला बिल लेकर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ेगा। किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ठाडे रहना,
चिंता ना करना, दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम, अंत तक चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों, मेरा दिल कहता है समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। कल रोहतक में इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, यह बड़ी गलत बात है। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को, कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी,